बिहार के चुनाव सही मायने में चौंकाने वाले रहे। किसी बॉलीवुड थ्रिलर की तरह इसमें कई ट्विस्ट आते रहे, लेकिन अंत में बिहार की जनता ने साफ तौर पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन को भारी समर्थन से जिताया है। ये चुनाव इसलिए भी अद्भुत रहा क्योंकि इस पर देश और दुनिया की नजर टिकी हुई रही। शेयर बाजार के साथ कॉर्पोरेट दुनिया की नजर भी चुनाव पर बनी हुई थी। इस चुनाव का असर अब केंद्र में मोदी सरकार के कामकाज पर कैसे पड़ेगा? रिफॉर्म की गाड़ी तेज होगी या धीमी पड़ेगी? इस सब पर खास चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सीआईआई के प्रेसिडेंट सुमित मजूमदार, फोर्स मोटर्स के सीएमडी अभय फिरोदिया, आईकैन इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन अनिल सिंघवी और जाने माने मार्केट एक्सपर्ट वल्लभ भंसाली। स्वागत है आप सभी का। सुमित मजूमदार जी, सबसे पहले कैसे देखते हैं आप और सीआईआई इस रिजल्ट को? बाजार और कॉर्पोरेट्स में एक ऐसी ख्वाहिश थी कि अगर एनडीए की सरकार बिहार में आए तो कंटिन्यूटी रहेगी, राज्यसभा में शायद और नंबर जुड़ेंगे। इसके विपरीत हुआ है, बुरी तरह से हार हुई है। इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप? देखिए, जो द न्यू पार्टी, द न्यू कंबाइंड पार्टी ने जो जीता है इज अ मैंडेट ऑफ द पीपल। तो वी विल विश देम द वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड हम लोग एज अ चेंबर उनका साथ काम करेगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिहार। नाउ द रिजल्ट इज आउट, सबको पता है क्या हुआ नहीं हुआ, रिजल्ट सबको मालूम है। हम लोग को विश्वास है कि ये नया गवर्नमेंट का साथ भी काम करके जरूर डेवलपमेंट बिहार में हम लोग देखेंगे। अभय फिरोदिया जी, इसके बाद कुछ कमेंट्स जो आए हैं कॉर्पोरेट दुनिया की तरफ से और एक रिसाउंडिंग मैसेज आया है और इसमें मैं आपका व्यू जानना चाहूंगी कि अब समय आ गया है कि केंद्र में मोदी सरकार बीफ बैन पर और ध्रुवीकरण की चीजों पर ध्यान ना दे और वापस जो विकास, डेवलपमेंट, ग्रोथ, पब्लिक पॉलिसी की गाड़ी है वो फिर से पकड़े। क्या ये उम्मीद जताई जा रही है? सर्टनली इंडस्ट्री की यही अपेक्षा है कि ग्रोथ और स्टेबिलिटी और गवर्नेंस इसके ऊपर फोकस हुए हैं। इस इलेक्शन में शुरुआत तो ऐसी हुई थी कि सभी डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली आगे चल के इलेक्शन की जो एक धूमधाम थी उसके अंदर बड़े अलग प्रकार के विषय आगे आए। ये बड़ा दुखद है, पर जो कुछ आगे होना है, अगर बिहार का भला होना है और देश का भला होना है तो डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करके ही होगा। मैं ये मानता हूं कि जो केंद्र में सरकार है वो डेवलपमेंट पर ही फोकस कर रही है और मैं ये भी मानता हूं कि नीतीश जी जैसे व्यक्ति को डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करने का पूरा मौका है और उनकी क्षमता भी है। अगर दोनों जगह ये होता है तो अच्छा है। वल्लभ भंसाली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वल्लभ भंसाली जी, स्वागत है आपका। आप कैसे देखते हैं नतीजों को और बाजार में जो आशंका थी पिछले एक हफ्ते से दिख रही थी बाजार में गिरावट का मूड, ये देखते हुए कि शायद एनडीए सरकार नहीं बना पाएगी, क्या वो पेन एक तरह से बाजार से निकल गया है? काफी कुछ तो निकल गया है क्योंकि हमारा मार्केट ही आगे चलने वाला है, लेकिन फिर भी एक बार तो झटका लग सकता है। लेकिन कुल मिला के वो पेन निकल चुका है और मार्केट बहुत जल्दी से फ्यूचर ओरिएंटेड हो जाता है। तो जो फ्यूचर जो दिखाई देगा, और यहां बिहार से ज्यादा केंद्र सरकार में जो फ्यूचर उनके अनाउंसमेंट्स में, उनकी नीतियों में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में जो दिखेगा उसके अनुसार बाजार चलने लगेगा। इसमें अनिल सिंह जी, दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, दो सिनेरियोज निकल कर आ रहे हैं। एक है कि इन चुनाव के बाद या तो केंद्र की सरकार ज्यादा पॉपुलिस्ट हो जाएगी, रूरल एरियाज में अपना फोकस बढ़ाएगी, या फिर इसको अलग रखकर पॉलिसी और रिफॉर्म की गाड़ी तेजी से भगाएगी। अगले एक हफ्ते 10 दिन में शायद बहुत सारे ऐसे अनाउंसमेंट आए जिससे लगे कि सरकार वापस अपने ओरिजिनल एजेंडा पर आ गई है। आपने दो बार दोहराया कि सरकार वापस अपने एजेंडा पे आ जाएगी, तो वापस शब्द मुझे नहीं समझ में आया क्योंकि सरकार कब अपने एजेंडा पे बहुत फोकस थी और डेवलपमेंट का इश्यूज हुए थे। मुझे नहीं लगता पिछले, अगर आप 15-17 महीने से देखें केंद्र सरकार में चुनाव होने के बाद। और दूसरी बात मैं एक ही कहना चाहूंगा कि दिल्ली के चुनाव जो
अरविंद केजरीवाल के हक में गए, 67 सीट्स उनको और 3 सीट बीजेपी को मिली। मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा पॉइंटर था कि हर चुनाव कोई जरूरी नहीं कि बीजेपी पूरा अपना दाव उसके ऊपर लगा दे और हम ये सब चर्चाएं वापस स्टूडियो में आके करें, अब क्या होगा, अब रिफॉर्म होंगे या वोट पॉलिटिक्स चलेगी। मेरे हिसाब से बीजेपी अभी भी उस माहौल से उठ नहीं पाई है। तो अगर आप दिल्ली का चुनाव देखें और बिहार का चुनाव देखें, इसके बीच में बीजेपी ने क्या किया कि हम ये चुनाव हारे हैं, हम इस चुनाव से सीखे हैं, कुछ नहीं सीखे। और वही बात लेकिन दिल्ली के चुनाव के बाद आप देखिए लैंड बिल ठंडे बस्ते में चला गया, जो लेबर रिफॉर्म की बिल है वो कहां पर लटक रही है पता नहीं है। जीएसटी इस समय लग नहीं रहा है कि कांग्रेस किसी भी मूड में होगी कि वो पास कराने में मदद करें, तो वहां सिचुएशन तो टाइट है ही। सिचुएशन तो पहले भी टाइट थी और एक इसी चीज पे एक काम होना चाहिए जो मुझे लगता है बिहार के चुनाव के बाद होना चाहिए। जो पॉजिटिव सिचुएशन मैं देख रहा हूं वो कि ये जो बहुत कॉन्फ्लिक्टिव पॉलिटिक्स जो चलती आई है, आपका खेमा और हमारा खेमा, मेरे ख्याल से इससे बीजेपी को ऊपर उठना पड़ेगा और कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। दिल्ली में चुनाव जो है स्टेट में चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली का चुनाव 2019 में होना है, तो आप हर चीज को अगर स्टेट के चुनाव से जोड़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। राज्यसभा में तो बीजेपी की 2019 तक भी मेजोरिटी नहीं होने वाली। आप कैसे कोई भी समीकरण लगा के देख लें, तो इसको मुद्दा बना के ये अगर स्टेट हम हार गए, हमारी राज्यसभा में सीटें कम आएगी और हमारा इसके राज्यसभा में काम नहीं हो पाएगा, वो मान के चले कि 2019 तक राज्यसभा में आपकी नहीं आएगी मेजोरिटी, फिर भी काम हो सकता है अगर आप कोऑपरेशन करें, अपोजिशन के साथ बैठ के काम करें। और यही नीतीश जो उनके साथ में थे, कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे थे, क्यों आप सोचते हैं कि वो बिल्कुल हमारा दुश्मन बन गए और बिहार के अंदर हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। आपके अगर नीतियां ठीक है तो वही बिहार में आप साथ में काम कर सकते हैं। तो जो एक फेडरलिज्म है, मुझे लगता है कि बीजेपी ने कहीं जाके वो एक चीज को छोड़ दिया है कि इंडिया इज नॉट नो मोर अ फेडरल सिचुएशन और पोलराइजेशन इज द ओनली वे। मुझे नहीं लगता कि वो बहुत हद तक कोई भी चुनाव में काम कर पाएगा। तो ध्रुवीकरण को पीछे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सुमित मजूमदार जी, जहां पर एक विपक्ष के एक आने की बात होती है और चुनाव के बाद, परिणाम के बाद जो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें साफ तौर पर यह संकेत आया कि इस बैटल को वो अब एक नेशनल स्टेज पर लेकर जाएंगे। लालू जी उस रोल में होंगे जो एक नेशनल स्टेज पर अटैक करेंगे प्रधानमंत्री को, और ये सब ट्रांसलेट होगा आगे कोई भी लेजिस्लेशन पास करने में। देखिए, वो नेशनल स्टेज में लेगा क्या नहीं लेगा इज अ पॉलिटिकल इशू। उसका आगे एक बात हमको बोलना है, आपने जो लैंड और लेबर के बारे में बताया, देखिए लैंड एंड लेबर इज प्राइमरीली अ स्टेट सब्जेक्ट। तो बिल भी पास होता है तब भी तो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। सो दैट वाजंट सच अ बिग इशू एज इट इज मेड आउट टू बी। As far as whether they will go to the national stage, this is a political issue. I do not know, but if I would hope that इन्होंने बिहार को डेवलपमेंट, बिहार का इकोनॉमिक ग्रोथ, इसी में इन्होंने इमीडिएट कंसंट्रेशन करना चाहिए। तो उन्होंने रोल डिवीजन एक तरह से कर लिया है, वो उसके संकेत मिल रहे हैं, जहां पर लालू जी नेशनल पॉलिटिक्स पर फोकस करेंगे, नीतीश जी बिहार को ठीक से चलाएंगे। लेकिन वल्लभ भंसाली, जो यूनाइटेड ऑपोजिशन का पॉइंट है, वो क्या मुश्किलें पैदा करेगा मोदी सरकार के लिए नीतियां बनाने में? मुझे याद आते नरसिम्हा राव, वो एक माइनॉरिटी सरकार चला रहे थे और कांग्रेस के लिए भी वो नए नेता थे, लेकिन मुझे क्या करना उस बात पर उनका बड़ा फोकस था, पॉलिटिकल एक्सपेंशन पे नहीं था। बीजेपी की इच्छा रही हो पॉलिटिकल एक्सपेंशन की, वो हर राजनीतिज्ञ की रहती है, लेकिन समय को देखना पड़ता है, तेल को देखना पड़ता है, तेल की धार को देखना पड़ता है। 2 चुनावों के बाद ये बात स्पष्ट हो गई है कि वो अपनी चाल चले। गुजराती में कहावत होती है कि कौवा चला हंस की चाल, मरे नहीं तो बीमार हो जाए। तो उन्हें अपना जो डेवलपमेंट का एजेंडा है, उनकी सरकार, राज्य सरकारें इतनी अच्छी चली हैं इतने सालों से, और जो उनकी क्षमता है, इसी पैनल पे किसी ने कहा कि भाई वो तो विकास से कब मुड़े हैं, तो बस उस विकास के लिए हर लेजिस्लेशन पास करना जरूरी है, ये ऐसा मैं नहीं मानता। कितने लेजिस्लेशन थे ही नहीं, उसके बाद भी देश ने विकास किया है। तो ये इन पर निर्भर करता है कि वे अपने आप को सद्धर बनाए, कॉन्फिडेंट बनाए, और जो हो सकता है उसको पूरी ईमानदारी से करें। फाइल तो जल्दी क्लियर हो सकती है, डिसीजन हो सकते हैं, स्पष्टता से हो सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, नम्रता दिखा सकते हैं, तो 50 बातें ऐसी हो सकती है जिससे जनता वापस उनको मत दे देगी। तो सरकारें तो आती जाती है,
मेरे ख्याल से उससे बहुत अपसेट होने की बात डेमोक्रेसी में बिल्कुल नहीं है। इलेक्शन के रिजल्ट के दिन तो यही लगता है कि आज तो नया सूर्य उगाया या बस अब हमेशा के लिए सूर्य डूब गया। ये तो सब खैर इमोशनल बातें हैं। इस सरकार के पास बहुत बड़ा मौका है, बहुत मेजॉरिटी है, बहुत क्षमता है। आशा यही करेंगे कि ये उसको यूज करेंगे, जो नहीं पास हो सकता उसको भूल जाएंगे। तो अभय फिरोडिया जी, आपके मुताबिक फिर किस तरह की दिशा पकड़नी चाहिए अब केंद्र में मोदी सरकार को? मैं ये मानता हूं कि जो एग्जीक्यूटिव एक्शन उनके पास में अवेलेबल है, यानी कि जैसा वल्लभ जी ने बताया कि कामकाज के अंदर एफिशिएंसी लाए, इफेक्टिवनेस लाए, प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन अच्छी तरह से होवे और कंसल्टेशंस अच्छे होवे, इस बेसिस के ऊपर अगर वो जल्दी आगे बढ़ सकते हैं तो बड़ा असरदार होगा। लेजिस्लेटिव एक्शन होना ही चाहिए ऐसा नहीं है। लेजिस्लेटिव एक्शन अगर डिले भी होती है तो उसका असर उतना बड़ा नहीं होगा जितना कि एग्जीक्यूटिव एक्शन अच्छी ना होने से होगा। तो मैं ये मानता हूं कि बहुत बड़ा मौका आज भी केंद्र सरकार के पास में है कि वो जो काम हाथ में है, जिस काम करने की उनके लिए किसी प्रकार की रुकावट नहीं है, वो काम वो जोर से आगे चलाए। जो उनको बड़े बदलाव लेजिस्लेटिव आगे लाने हैं उसके लिए तैयारी करे। अगर होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो काम चालू रखे। बिकॉज ये जो आज मौका देश के सामने है, जो जिसे हम पॉपुलेशन डिविडेंड कहते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, जो हमारी पोजीशन आज वर्ल्ड इकोनॉमी में उभरती आ रही है, ये मौका फिर से नहीं आता है। तो 4-5 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है। इस समय में अगर एग्जीक्यूटिव एक्शन करके, एफिशिएंट गवर्नेंस करके अगर देश की सरकार अच्छी तरह से चलाई जाए, जिसकी क्षमता मैं मानता हूं कि आज के सरकार के पास में है, तो इससे देश आगे बढ़ने के अंदर बहुत बड़ी रुकावट नहीं होगी। हाँ, ये जरूर मानना होगा कि अगर जीएसटी होता तो और भी अच्छा होता, अगर लैंड बिल आता तो और भी अच्छा होता। ये तो सब बातें हैं ही, पर उसके बावजूद भी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर सुधार हो सकता है। और मैं ये मानता हूं कि सरकार इसी बात के ऊपर फोकस करेगी और जो बाकी बातें हैं जिसकी वजह से ये आर्गुमेंट कुछ हद तक डिरेल हो गया था, वो सब बातें पीछे हटेंगी। प्रोमिनेंस डेवलपमेंट को अगर देना है तो दिया जा सकता है, बाकी बातें अपने आप जो है वो पीछे रह जाएगी। तो मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं। और मराठी में एक कहावत है, तुकाराम बुआ कह के गए कि निंदकाचे घरा असावे शेजारी। उसका मतलब ये होता है कि हमारा जो क्रिटिक है वो हमारे बाजू में अगर रहता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर ऑपोजिशन थोड़ी स्ट्रांग भी होती है और उनको एक ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म भी मिलता है क्रिटिसाइज करने के लिए, तो इसकी वजह से मैं ये मानता हूं कि केंद्र सरकार ज्यादा सजग, ज्यादा कार्यक्षम और ज्यादा एफिशिएंट हो सकती है। तो मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं। हालांकि बिजनेस और इंडस्ट्री इसको शॉर्ट टर्म में कुछ निगेटिव तरीके से देखेंगे, स्टॉक मार्केट पे शायद कुछ निगेटिव असर हो सकता है, पर जैसे कि अभी कहा गया, हर चीज फ्यूचर अगर ब्राइट है तो अपने आप अलाइन हो जाती है। तो मैं ये नहीं मानता हूं कि ये इतनी बड़ी हार केंद्र सरकार की है कि जिसकी वजह से उनको लॉन्ग टर्म डिफिकल्टी होने वाली है। ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट करना जरूरी है, पर आज भी उनके पास में बड़ी ताकत है, आज भी उनके पास में सब साधन अवेलेबल है, प्रोग्राम्स उनके आउटलाइन हुए हैं, उन्हें अगर इंप्लीमेंट करें तो वो अपना काम आगे चला सकते हैं। बिजनेस और इंडस्ट्री उससे काफी हद तक एनकरेज हो सकती है। इस सबकी बातें सुनकर ये तो तय लग रहा है कि जीएसटी की उम्मीद ज्यादातर लोगों ने छोड़ दी है, लैंड बिल और लेबर रिफॉर्म की उम्मीद भी छोड़ दी है और अब ब्राइट पिक्चर देखने की कोशिश करें। अनिल सिंघवी के पास आएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। यहाँ पर बहुत ही शानदार पैनल के साथ हम कॉर्पोरेट इंडिया का व्यू जानने की कोशिश करें बिहार के नतीजों पर। जाएगा नहीं, लौटेंगे जल्दी। हम चर्चा यहां पर कर रहे हैं कि बिहार के नतीजों को कॉर्पोरेट दुनिया कैसे देख रही है। शानदार पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अनिल सिंघवी, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से बिना लेजिस्लेशन के भी सरकार आगे बढ़ सकती है। क्या एक तरह से ये उम्मीद छोड़ दी है कि सेशन में, अगले सेशन में कुछ होगा? जो तेवर दिख रहे हैं विपक्ष के इस वक्त, तो जीएसटी और लेबर रिफॉर्म्स और लैंड बिल को तो डिस्काउंट कर ही चुके हैं।
मैं बिल्कुल उसको राइट ऑफ नहीं करूंगा। मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि शायद इस इलेक्शन के बाद में, जो मैं उम्मीद कर रहा था कि दिल्ली के इलेक्शन के बाद हो, पर नहीं हुई, पर बिहार के इलेक्शन के बाद में होनी चाहिए, कि बीजेपी एक मंथन करे इस चीज का कि देश को आगे बढ़ाना है। अगर विकास ही है तो सिर्फ बात करने से विकास नहीं आएगा कि आपने एक स्पीच के अंदर 10 बार विकास शब्द को बोला, उससे क्या फर्क पड़ना है। तो अगर आपको काम करना है तो अब आप अपोजिशन के खेमे में जाइए, उनसे बात करिए, विकास के मुद्दे को आगे ले जाइए। सिर्फ बात करने से नहीं हो, और उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। हर बार आप जाके कहे कि कांग्रेस इज डिसरप्टिव और वो हमें काम नहीं करने दे पा रही है। अगर 44 आदमी आपको काम नहीं करने दे पा रहे हैं लोकसभा के अंदर, तो आप कहीं तो आपका खुद का एक रवैया देखें किस हिसाब से है, कितना आपने अपोजिशन के साथ में बैठ के काम किया है कि ये देश के लिए अच्छा है। और जीएसटी एक आइडिया है जो इतने सालों से चला आ रहा है, तो वो कोई न तो कांग्रेस का आइडिया है न बीजेपी का आइडिया, वो देश का आइडिया है, तो उसके लिए काम करना ही पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल एक राइट ऑफ करना चाहिए कि चलो ये बिहार हार गए बीजेपी और अब कांग्रेस और लालू और सब खड़े हो जाएंगे कि नहीं अब आपको काम ही नहीं करने देंगे। अगर उनका रवैया भी है तो भी बीजेपी को मेरे हिसाब से एक ह्यूमिलिटी आनी चाहिए एक इलेक्शन की हार के बाद में, कि देश के लिए कौन सा अच्छा काम है और वो काम करें। और दूसरा एक अगर आप देखें तो पिछले 3-4 महीने से एक जो माहौल बन रहा है पोलराइजेशन का, और एक जो भी आप मुद्दा ले लीजिए, आप बीफ का लिए और भी कुछ ले लीजिए, ये बहुत पैटी पॉलिटिक्स के काम किया गया है। ये कोई देश की न तो देश की उम्मीद है और न देश की एक मुद्दा बना हुआ है कि हमें हमारा यंग और यूथ को एक देखना है कि वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, कब घर से बाहर निकलेगा, कब घर में आएगा। नौकरी सबसे बड़ा इशू बनकर आ रहा है। और सुमित मजूमदार, क्या लग रहा है कि अब फोकस जो पॉपुलिस्ट हम कहते कभी, लेकिन जो सोशल रिफॉर्म पर या सोशल एजेंडा पर भी ध्यान ज्यादा दिखेगा, और शायद बजट में भी दिखेगा इस बार, जो एक बड़ा अगला इवेंट है हमारे लिए जिस पर काम शुरू भी हो गया है, थोड़ा सा रीट्वीकिंग वहां पर होगा? देखिए, आपका सोशल डेवलपमेंट इज वेरी क्रिटिकल। सोशल डेवलपमेंट में मोदी सरकार बहुत काम किया है, बहुत काम कर रहा है। दैट इज फॉर द नेशन। अभी एनी नेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्टेट लेके नेशन बनता है। इट इज नेसेसरी जो हर स्टेट मस्ट प्रोग्रेस एंड प्रोग्रेस वेल। द नीतीश गवर्नमेंट इन द पास्ट हैज शोन that there has been a lot of development in Bihar. I think we should look at it very positively and believe that they will definitely work on the progression of Bihar, which will really benefit the country in totality. I do not believe that this is a matter for concern, because the Nitish government has proved itself before in the past, and he has brought about a lot of development in Bihar. Now, Bihar is an agrarian state. Now, there should be work done on agriculture, on food. The government should concentrate on what needs to be done to take the state ahead. Unfortunately, the state is not ranked very high today, but this is an opportunity. जिन लोगों को ये opportunity लेके बिहार state को आगे ले जाना चाहिए। आगे ले जाने से the country will also benefit, because the country is the sum total of all the states. So इसमें तो it's very clear that the current government will definitely work for the development of the state. नहीं, बिल्कुल, लेकिन जो स्ट्रेस पॉइंट्स नजर आ रहे हैं इस समय वल्लभ भंसाली जी, और जैसे हम कह रहे थे कि बिहार अब पास हो चुका है, बाजार हमेशा आगे देखता है, कॉर्पोरेट नतीजों पर नजर है, वहां से बहुत ही शानदार नंबर्स नहीं आ रहे हैं, रूरल डिस्ट्रेस को लेकर चिंता बनी हुई है, डिमांड को लेकर चिंता बनी हुई है, अमेरिका में जॉब की जो डेटा है उसको लेकर चिंता बनी हुई है। तो बाजार के पर्सपेक्टिव से अगर एक टू डू लिस्ट आप बनाए सरकार के लिए इस समय कि बिहार जो हुआ वो झटक से आगे बढ़े, उस टू डू लिस्ट में क्या फीचर होगा? कही आपने। देखिए कि नतीजे और इन्वेस्टमेंट, ये दोनों बातें उम्मीद से पीछे चल रहे हैं, लेकिन उनमें जिन्हें ग्रीन शूट्स कहते हैं कि नई पौध निकलने लगी है। खास करके मतलब दोनों ही में कोई कुछ कंपनियों के नतीजे कुछ सुधरे हैं क्योंकि उनका प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हुआ है। और दूसरी बात जो कि आगे इतना बड़ा जो टू डू लिस्ट है उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो टू डू लिस्ट के अंदर तो जैसे कि मान लो जीएसटी हो जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं भी हो तो लेकिन इनकम टैक्स का रिफॉर्म तो हो सकता है, कंपनीज एक्ट का रिफॉर्म तो हो सकता है, एजुकेशन पॉलिसी का तो हो सकता है, वैसे जिसे रेलवे का प्लान है उसे तो आगे ले जाया जा सकता है। अपना एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल्स के ऊपर गवर्नमेंट ने बड़े अनाउंसमेंट किए हैं, एक्सपर्ट कमेटियां बिठाई है, उसको लेके वो काफी काम कर सकते हैं।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर एक बहुत बड़ी कमेटी बनी थी, उसके रिकमेंडेशंस कुछ पब्लिक में हैं, कुछ प्राइवेट हैं, मतलब सरकार के पास हैं, उनको लेके काम किया जा सकता है। और मैं ये समझता हूं, मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं, लेकिन अगर कोई दल या कोई सरकार सिस्टमैटिकली विजिबली, हम जो हर कोई आदमी समझ सके, इस तरह से अगर काम करती है और उसका जब विरोध होता है तो लोग अगली बार उस काम करने वाले को ही वोट देंगे। जैसे ये चुनाव की हार मैं नहीं समझता कि मोदी सरकार की हार है, ये मोदी चुनाव की हार है, मोदी चुनाव प्रचार की हार है। तो प्रचार को बदल सकते हैं, सरकार में बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज एजुकेशन पॉलिसी में तो कोई नहीं रोकता उनको, तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें बहुत जबरदस्त काम हो सकता है। उसकी बातें हुई है, अब उसको तब्दील एक्शन में करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपने कही कि ये मोदी सरकार की नहीं या पार्टी की नहीं, मोदी के चुनाव प्रचार या बीजेपी के चुनाव प्रचार की हार है। और आप ये देखिए फिरोदिया जी के इलेक्शन की जो गाड़ी है वो चलते रहती है देश में। आगे असम, पश्चिम बंगाल आएगा 2017 में, यूपी आएगा, और ये ऐसे स्टेट्स हैं जिन पर बीजेपी की नजर है, वो एक्सपैंड करने की पूरी कोशिश करेंगे। किस तरह से वो बैलेंस लाया जाए, उसमें एक जो पॉइंट मैं रेज करना चाह रही हूं कि क्या ये जो टेम्पलेट बना हुआ है जहां पर प्रधानमंत्री खुद फेस ऑफ द पार्टी बनकर आगे निकलते, अपने आप को एक्सपोज करते हैं, एक तरह से वल्नरेबल बना देते हैं एक तरह से, इसमें भी तब्दील लाई जाएगी या लाई जानी चाहिए? मैं ये मानता हूं कि इस अभी तक के सभी चुनावों में मोदी जी का पर्सनली आगे रहना ये बीजेपी के लिए पॉजिटिव फैक्टर रहा है। तो वो तो इस बात को बदलना नहीं चाहेंगे और मैं नहीं समझता कि वो उनके दृष्टि से उचित भी होगा, क्योंकि जो मोदी सरकार की जो एक क्या कह सकते हैं उसको एक अच्छी प्रतिभा है, वो मोदी जी के पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा संलग्न है, तो वो तो रहेंगे हरदम आगे। प्रश्न ये है कि ये जो बाकी सवाल आगे आ गए खान पान के बारे में और जात पात के बारे में, ये सवाल आगे लाना किसने, इसका जिम्मेदार कौन है? तो ये बात तो इस डिबेट के लिए करेक्ट नहीं है। कोई भी हो सकता है, उसका जो भी है वो है। प्रश्न ये है कि आगे वाले चुनाव में जब बीजेपी सरकार आगे जाएगी उन चुनावों में, तो वो क्या मुद्दे लेके जाएगी और क्या लेके जाना चाहिए। मैं ये मानता हूं एज ए बिजनेसमैन कि जो विकास के मुद्दे हैं, उन्हीं विकास के मुद्दों के ऊपर चुनाव आगे चलने चाहिए, आगे वाले चुनाव भी उसी पे चलने चाहिए, क्योंकि वही देश को आगे सुधार ला सकते हैं। आप डेवलपमेंट और ग्रोथ में से ही देश को आगे ले जा सकते हो, गवर्नेंस में से ही देश को आगे ले जा सकते हो। आप सिर्फ एम्पावरमेंट और इंक्लूसिवनेस की बात करके या पॉपुलिस्ट बात करके देश को आगे नहीं ले जा सकते। और जो डिविजिव बातें हैं उससे तो देश हरगिज पीछे ही हटेगा। तो हमको ये देखना है कि ये जो गलत बातें हैं वो करके अगर चुनाव का नतीजा एक निकला, तो जो भी जीते हैं, आज नीतीश जी जीते हैं ये चुनाव, लालू जी जीते हैं ये चुनाव, तो क्या वो इन बातों को छोड़ के अब डेवलपमेंट के ऊपर ख्याल देते हैं और डेवलपमेंट बढ़ाते हैं बिहार का? अगर वो बढ़ा पाते हैं डेवलपमेंट, तो उसका उनको और उनके साथियों को अगले चुनाव में फायदा होगा। अगर वो डेवलपमेंट नहीं बढ़ा पाते हैं तो उनको फायदा नहीं होगा, चाहे फिर वो वेस्ट बंगाल का चुनाव होवे या यूपी का चुनाव होवे। आगे आने वाले चुनाव में इस चुनाव के नतीजों का आगे चल के जो जीत के आए हैं, उन्होंने देश के भलाई के लिए, प्रांत के भलाई के लिए क्या किया, ये लोग देखने वाले हैं। तो चुनाव जीतना और उसके लिए प्रचार करना एक बात है, और जीतने के बाद में काम करके उसका असर बताना दूसरी बात है। मैं ये मानता हूं कि आगे चल के सिर्फ ये जो डिविजिव बातें हैं, इसके ऊपर कायम चुनाव नहीं जीते जा सकते। और यहाँ पर पूरे चुनाव प्रचार में आप नोट करेंगे कि नीतीश कुमार इस पूरे ध्रुवीकरण की राजनीति से अपने आप को दूर रखने में कामयाब रहे। हालांकि लालू जी ने वो कसर पूरी कर दी जो करने की जरूरत थी, तो वो भी एक टेम्पलेट शायद आगे फॉलो होगा। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन हमारी चर्चा यहाँ पर जारी रहेगी, जाएगा नहीं।
कॉर्पोरेट दुनिया क्या सोचती है बिहार नतीजों के बारे में, इसका हम विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है। अनिल सिंह जी, जो सवाल हमने पहले रखा था कि क्या प्रधानमंत्री के खुद सामने आने की ये जो परंपरा है, हर चुनाव में हमने देखा 2014 के बाद वो फोरफ्रंट रहते हैं, वो स्टार कैंपेनर रहते हैं, वो जब ऐसा परिणाम आता है, और चुनाव में कुछ भी परिणाम आ सकता है, जो डैमेज होता है वो आउटवे करता है उसके पॉजिटिव्स को। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरा एक अगर आप देखें तो ये मुद्दा जो मैं पर्सनली लेवल पर लेता हूं कि एक प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बन गए, तो मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बनने से बीजेपी को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ। चाहे दिल्ली ले लीजिए, चाहे बिहार ले लीजिए, पिछले 8-9 महीने में 2 बड़े बहुत प्रेस्टिजियस इलेक्शंस थे, चाहे वो नंबर के हिसाब से कम हो, पर बहुत प्रेस्टिज है कि दिल्ली में आप वहां कायम है, पुलिस आपके साथ है, सब चीज है, फिर भी कोई बड़ा काम नहीं हुआ। अब बिहार हुआ। तो जो एक ये बीजेपी की जो एक रणनीति रही है कि हमारे स्टार कैंपेनर प्राइम मिनिस्टर खुद है, तो प्राइम मिनिस्टर इज मच बिगर देन बीइंग जस्ट एन इलेक्शन कैंपेनर ऑन दैट। तो चाहे अगर उनके ऊपर भी ये बोझ लादा गया है बीजेपी की तरफ से या संघ परिवार की तरफ से, वो ठीक नहीं है, उसका औचित्य भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर हैज मेनी मोर थिंग्स टू डू एंड ही कांट जस्ट गेट डाउन टू द लेवल कि मैं बिहार के लिए काम कर रहा हूं, मैं बिहार के लिए। आप उसको इतना संकीर्ण बना लें कि जहां एक है कि वो विश्व के पटल पे उभर के आ रहे हैं और वहां जाके आप बिल्कुल एक स्टेट लेवल पे हो गए। और जो आपने एक मुद्दा उठाया कि असम में इलेक्शन है या आगे जाके वेस्ट बंगाल में इलेक्शन, पंजाब है आगे, पर कितने छोटे राज्य हैं, उनका कितना, मतलब आई एम नॉट बी लिटलिंग देम, बट इशू इज दैट शुड प्राइम मिनिस्टर बी लिटल हिमसेल्फ एंड गोइंग टू असम एंड हैविंग 25 रैलीज। बहुत मुश्किल वाला काम होगा, क्योंकि चुनाव के नतीजे किसी भी तरफ से जा सकते हैं और आज देश मेरे हिसाब से बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है। मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि 2014 के बाद से अगर कोई भी राजनीतिक दल ये जानता है कि हम ये चुनाव जीत जाएंगे, वो मेरे ख्याल से बहुत भ्रम में रह रहे हैं। बहुत चुनाव हमारे जो एक जो मैच्योरिटी आ रही है चुनाव के अंदर, और आप ये देखें कि काफी लोगों ने कहा था कि शायद वो डिवाइडेड मैंडेट होगा, फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा। आप दिल्ली का देखें, आप बिहार का देखें, ऐसे नतीजे तो कभी आए ही नहीं पिछले 25-30 साल में, कभी आपने कोई राज्य में नहीं देखे। यहाँ पर थोड़ा सा हम क्रेडिट लेना चाहेंगे। सीएनबीसी आवाज ने बहुत साफ किया था कई दिनों से कि जो जीतेगा वो भारी बहुमत से जीतेगा। ये कॉल तो हमने लिया हुआ था, लेकिन ये कंफ्यूजिंग चुनाव था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इलेक्शन मशीनरी की जो बात हो रही है मजूमदार साहब, साफ तौर पर बीजेपी के पास जो मौका है अलग अलग राज्यों में जाने का, जहां पहले उनकी पकड़ नहीं थी वहां पकड़ जमाने का, वो कोशिश वो करेंगे, राजनीतिक पार्टी के रूप में उनको करना भी चाहिए। इसके साथ जो फोकस थोड़ा सोशल और पॉपुलिस्ट पॉलिसीज पर आएगा, वो एक बाय प्रोडक्ट है जिसको एक्सपेक्ट करना ही चाहिए। देखिए, ऑफ कोर्स इट विल बी अ बाय प्रोडक्ट, बट द पॉइंट इज द करंट बीजेपी गवर्नमेंट ने जितना रिफॉर्म्स लाया, जितना प्रोग्रेस किया, जितना काम चालू किया, वल्लभ भाई ने वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बताया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर बहुत काम किया। इंसिडेंटली आपको बताना हम भूल गया, जिस CII के साथ बिहार हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द ली कुआन यू यूनिवर्सिटी ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आपको पता होगा, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रैंकिंग, सिंगापुर वाज नंबर 1. So the Singapore University is helping states on ease of doing business. Bihar has already signed up. So unka intention is very clear. Going back to your question, social improvement is both the responsibility of the state and the national government. And the national government has done a lot, and I believe Bihar will also do a lot. Going by historical experience, there's been a lot of law and order, there's been a lot of improvement in Bihar, and we expect that the improvement would continue, and this is the way it should go. यहाँ पर वल्लभ भंसाली जी, आगे जिस तरह की नीतियां होंगी और पूरे अगर 18-17 महीने के हम देखें कार्यकाल के केंद्र सरकार की, अब तक एक जो हाईलाइट हुई है वो विदेश नीति की हुई है। जब प्रधानमंत्री जाते हैं अलग अलग देशों में, और अब यूके जाएंगे, वो बिजनेस की बात करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को न्योता देते हैं। अब इसको एक राजनीतिक इशू भी बनाया जा रहा है। विपक्ष नेता इस पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं कि आप बाहरी होते हैं, यहां नहीं होते हैं। दूसरा फिर उसका पहलू है कि ये जो विदेशी निवेश की बात बाहर होती है वो यहां पर आ रही है या नहीं। ये एक ट्रिकी प्रोपोजिशन बनने जा रहा है।
ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। पिछले हफ्ते ही आपके सिस्टर चैनल पे एक इंटरव्यू मैंने दिया था, उसमें मैंने कहा था कि प्राइवेट इक्विटी में करीब 15-17 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ है, और वो इन्वेस्टमेंट लोगों को दिखता नहीं है, क्योंकि लोग देखते हैं कि सीमेंट में आया, कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आया, कि एल्यूमिनियम में आया, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है। हर बार जब एक साइकिल पूरा होता है तो इन्वेस्टमेंट के जो आयाम होते हैं वो बदल जाते हैं, उनके लक्ष्य बदल जाते हैं। अब हमारी इकोनॉमी जिस लेवल पे आज अभी हम $2000 पर कैपिटा की तरफ जा रहे हैं, तो लोगों में सर्विसेज की चाहत बहुत ज्यादा होगी, और सर्विसेज सेक्टर के अंदर आप देखिए कि यार वो स्नैपडील हो, चाहे अभी पेटीएम है, फ्लिपकार्ट है, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके पास आ रहे हैं। वैसे तमाम छोटे छोटे जो स्टार्टअप हो रहे हैं उसके अंदर तो लाइन लगी हुई है लोगों को इन्वेस्ट करने की। दुनिया के बेहतरीन और बेस्ट से बेस्ट इन्वेस्टर्स इंडिया के अंदर आ रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट अपने देश में ही हो रहा है। तो हमें वो पुराना जमाना भूलना पड़ेगा कि हर एक जमाने में हम कोलगेट और सेंचुरी और एसीसी के भाव पूछते थे, बाद में रिलायंस के भाव पूछते थे, बाद में इन्फोसिस के भाव पूछते थे। अब जो कंपनियों के भाव हम पूछते, वो कंपनियों का नाम बदल गया और बहुत जल्दी से बदल रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है। नीतियां जो है वो नीतियों के बीच में पॉलिटिकल सेंसिटिविटी इस सरकार ने मेरे ख्याल से जरूरत से कुछ ज्यादा बताई है, और जो पॉलिटिकली हॉट पोटैटो हैं उनको कुछ टाइम कोल्ड बस्ते में रखकर जो आसानी से उनके खेमे में है, उनकी क्षमता में है, उसके ऊपर ध्यान देंगे। मैं एक कमेटी से जुड़ा हुआ हूं, पर मैं कोई सरकार का आदमी नहीं हूं, इसलिए मैं निष्पक्ष होकर ये बात कह रहा हूं कि हर सरकार के अंदर बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स होते हैं, और अगर वो इनिशिएटिव्स पे फोकस करें, और उसके अंदर आदर्श थे नरसिम्हा राव जी कि उन्होंने देश में जो क्रांति की तो और किसी ने नहीं की, तो पॉलिटिकल एक्सपेंशन को उन्होंने बड़ा एजेंडा नहीं बनाया था। तो सरकार के लिए लाजमी यह है कि वो जिस काम के लिए चुनी गई है उसके ऊपर वो ध्यान दे। प्रचार का काम, एक्सपेंशन का काम करना ही पड़ता है। वो उसके लिए आज के जमाने के अंदर लोगों का धीरज बहुत थोड़ा है, वे बहुत जल्दी बाजी बदलते हैं, तो बाजी फिर पलट जाएगी। क्योंकि देश के अंदर अभी आज प्रोग्रेस नीतीश बाबू भी जीते इसीलिए हैं कि नीतीश बाबू ने डेफिनेटली विकास का काम किया। नीतीश बाबू के बदले में कोई और नेता अगर वहां पे होते तो शायद वे ये चुनाव नहीं जीत पाते। तो देश में माहौल तो केवल विकास का ही है, और जब विकास का मुद्दा है और आपके पास मौका है तो क्या कठिनाई है। जो हो सकता है वो विकास कीजिए, जो नहीं हो सकता जनता को समझ में आ जाएगा, दोबारा आपको वापस वो वोट दे देंगे। राज्यों में एक्सपेंशन का काम है, बाद में क्रेडिबिलिटी अगर हो जाएगी तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूं कि देयर इज नो चॉइस, प्लस देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू रिफॉर्म। इतनी तेज गति से रिफॉर्म लाए जा सकते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। जो विदेशी निवेश का पॉइंट रख रहे थे, और बाजार की भी उस पर काफी नजर होती है, विदेशी निवेशक इंटरेस्ट तो दिखा रहे हैं, पैसा आ रहा है, लेकिन जो बिग टिकट पैसे की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, उसमें कुछ चीजें अभी भी अड़ंगा कर रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या लैंड की बात करो, ये सवाल तो आता ही है ना कि लोगों को आप न्योता दे रहे हैं, यहां आकर वो जमीन कहां से खरीदेंगे, वो फैक्ट्रियां कहां से लगाएंगे, वो बिजनेस कैसे करेंगे। नहीं, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है कि जो एक बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट के आना चाहिए। वल्लभ भाई की बात अगर आप देखें तो बता रहे हैं कि स्नैपडील और फ्लिपकार्ट इसमें पैसा आ रहा है, क्योंकि एक वो इंटरनेट टू थिंग्स के हिसाब से है, पर जो ग्राउंड पे पैसा आना चाहिए जिससे जॉब्स बहुत बड़ी क्रिएशन होंगी। फ्लिपकार्ट और स्नैपडील भी जॉब क्रिएट करती हैं, तो दोनों को साथ में रख के काम होगा। पर एक आपने जो मुद्दा उठाया था कि प्रधानमंत्री बहुत विदेश के दौरे कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल इशू बनने जा रहा है। पर उसका मुझे लगता है कि कांग्रेस और बाकी जो दूसरे अपोजिशन है उसका बहुत बड़ा एक बवाल मचा रखा है। जो 10 साल जो हमारे निकले मनमोहन सिंह जी के अंडर में, उसमें इंडिया का जो एक दबदबा होना चाहिए था ऑफ ए पावर, एमर्जिंग पावर का, जो चाइना का हुआ है वो नहीं था। तो कहीं तो प्रधानमंत्री ने ये सोचा है, और कहीं ये कि हमारा एक मुद्दा रहा है कि इंडिया को वापस एक इंटरनेशनल मैप पे लेके आके काम करें, और वो मेरे ख्याल से काफी हद तक उन्होंने कर दिखाया है। तो इसमें मैं नहीं मानता कि ये बहुत बड़ी एक जो एक परेशानी उनके सामने रखी हुई है कि वो तो एनआरआई बन गए हैं, एक जोकिंगली काम हो रहा है उसी हिसाब से। शायद ऐसा हो कि वो जो अच्छा काम करे वो करते रहे हैं, लेकिन उस पर फोकस
जो भारतीय मीडिया का है या भारत का है वो शायद फोकस थोड़ा कम करना चाहे कि सिर्फ केवल वो एक हाईलाइट टॉकिंग पॉइंट ना बने? नहीं, देखिए हर एक नेता का एक स्टाइल होती है, उसमें पता करना कि हम जो चाहें वो ही करे वो नेता, तो फिर वो नेता कैसे हुआ? वो तो आप मतलब आपका फॉलोअर हो गया, वो लीडर नहीं हो पाया। और दूसरा मुद्दा है कि अगर वो पिछले 15 महीने में और अगले 6 महीने में और काम करें, तो जो 20 महीने में जो इंडिया को एक इंटरनेशनल पटल पे लाके काम किया है, तो वो काफी अच्छा काम किया मेरे हिसाब से। मैं उस काम से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कांग्रेस और अपोजिशन का कि वो उसका क्रिटिसिज्म करे कि प्रधानमंत्री तो दिखाई नहीं देते, वो तो सिर्फ विदेश के दौरे पे रहते हैं। वो एक बहुत ही बचकानी बात होगी और बचकानी पॉलिटिक्स के लिए अब जगह नहीं नजर आ रही है। ये एक बड़ी सीख है बिहार से। चर्चा हम जारी रख रहे हैं, लौटेंगे जल्द एक छोटे से ब्रेक के बाद, जाएगा नहीं। तो यहाँ पर हम खास चर्चा कर रहे हैं बिहार के नतीजों पर और हमारे साथ बहुत ही अलग किस्म का पैनल है। आपने नेता हर चैनल पर देखे होंगे दिन भर, लेकिन देखिए अब कॉर्पोरेट दुनिया के नेता क्या सोचते हैं इसके बारे में। अभय फिरोजिया जी, अब तक जो बात हुई है उसका अगर मैं समीकरण निकालूं और उसका सार निकालूं तो ये बात हुई कि मोदी सरकार रिफॉर्म करने की कोशिश कर रही है, उनके जो प्रयास है वो अच्छे नजर आ रहे हैं, बस उस पर ज्यादा फोकस देना होगा और ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स को किनारे करते हैं, अब उसे सीख मिली है। लेकिन अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ही हम बात करें और स्टार्टअप्स का जिक्र वल्लभ भंसाली ने किया है, जिस तरह की टैक्स की दिक्कतें अब स्टार्टअप्स को आ रही है, अलग अलग राज्यों में कुछ स्टार्टअप्स को आ रही है, केस इन पॉइंट उबर ओला जैसे एग्रीगेटर एप्स है, महाराष्ट्र में उनको बिजनेस करने की दिक्कत आ रही है, टैक्स टेररिज्म का जो डर था वो पूरी तरह से अब हटा नहीं है वो साया। क्या ये सारी चीजें जिन पर जोरों से काम करने की जरूरत है? जरूरत है और ये काम हो सकता है, ये काम हो रहा है। अगर केंद्र सरकार और किसी भी राज्य की राज्य सरकार एक ही पार्टी की है तो वहां पर तो ये काम बड़े जोरों से हो सकता है, मुझे इसमें कोई दिक्कत दिखती नहीं है। और मैं ये देखता हूं कि काफी राज्यों में जहां पे बीजेपी की सरकार है उनका प्रयास भी ये है कि ये जो बातें आपने अभी कही कि स्टार्टअप में ईज होवे और लोकल गवर्नेंस में सुधार होवे, इसका प्रयत्न भी हो रहा है क्योंकि दोनों सरकारें एक ही दिशा में काम करती है। इसका मायना ये नहीं है कि जहां पे ऑपोजिशन की सरकार है वो ये काम नहीं कर सकती है, पर उनकी अलाइनमेंट सेंटर से होना चाहिए। और दोनों सरकारों ने, सेंटर और स्टेट सरकारों ने अगर ईज ऑफ बिजनेस के लिए काम किया और सेंटर ने अगर टैक्स टेररिज्म हटाने के लिए कंपनी कायदा और इतर जो कायदे हैं उनको सुलझाने की कोशिश करी, तो इसके बावजूद कि काफी राज्यों में ऑपोजिशन की सरकारें हैं, देश की प्रगति बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। देखिए 3 डायमेंशन रहती है हरदम। एक तो डायमेंशन है पॉलिटिकल डायमेंशन, दूसरी है इकोनॉमिक डायमेंशन और तीसरी है कल्चरल डायमेंशन। हर सरकार इन तीनों डायमेंशन पे काम करता है। और अगर आपके लिए किसी भी कारण से अगर कल्चरल डायमेंशन के ऊपर अड़चने हैं, आप जो चीज बदलना चाहते हो नहीं बदल सकते हो, या अगर आपके लिए पॉलिटिकल डायमेंशन के ऊपर दिक्कतें हैं वो आप नहीं बदल सकते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमिक डायमेंशन के ऊपर आप काम नहीं कर सकते हो, और ये काम हो सकता है। वल्लभ भंसाली जी, ये आप सरकार शायद मीडिया को दोष देगी या जो पब्लिक नैरेटिव बना हुआ है, फॉर एग्जांपल फडणवीस सरकार के जो 1 साल पूर्ण हुए हैं महाराष्ट्र में, काफी काम उन्होंने करने की कोशिश की है, लेकिन चर्चा किस बात की होती है? जो 2 हाइलाइट्स हैं, एक तो बीफ बैन किया और शिवसेना से उनकी लड़ाई चलते रहती है। इस नैरेटिव पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि पॉलिटिक्स के अंदर अपोजिशन और मीडिया ये तो अपने आलू सेकेंगे ही, तो लेकिन आपको उनको तवज्जो जरूरत से ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। आज की जनता 20 साल पहले वाली जनता नहीं है। आज की जनता वो जब देखती है कि आदमी काम कर रहा है और करने में कोई रुकावट कर रहा है तो उसको वो पॉलिटिकल डिस्क्रेडिट तो जरूर देती है। दूसरा, कई क्षेत्र हर जीवन में जिस तरह होता है कि एक गरीब आदमी ऊपर आ जाता है क्योंकि वो जो कर सकता है उसको बहुत अच्छे से करता है, और उसी छोटे से बड़े हर व्यक्ति, आप या मैं, हम छोटे से बड़े इसी तरह से होते हैं कि हम जो कर सकते हैं उसको बहुत अच्छे से करते हैं। तो मेरे ख्याल से हर सरकार, चाहे महाराष्ट्र की फडणवीस की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, जो कर सकते हैं उसको आप 2 मैं उनके लिए लक्ष्य रखूंगा। आप उसको चरम तक
एक्सट्रीम जितना ले जा सकते वहां तक कर रहे हैं और उसको एक्सेलेंटली कर रहे हैं। अगर उसके अंदर एक्सेलेंस है और उसके अंदर आप अल्टीमेट सॉल्यूशन तक आप चीज को ले जाते हैं, लोग आपके कायल हो जाते हैं, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है। मजूमदार जी, अब बजट पर सबकी नजर है, बजट से क्या उम्मीदें हैं आपकी? बजट से तो उम्मीद है देयर विल बी सम चेंज इन द टैक्स स्ट्रक्चर, बिकॉज द गवर्नमेंट ने अनाउंस किया वो इनकम टैक्स रिड्यूस करेगा ओवर अ पीरियड बाय स्टेजेस, देयर शुड बी सम चेंज ओवर देयर। बट एक चीज हमको बोलना है, आपने अर्लियर इन द प्रोग्राम आपने बताया लैंड रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म एंड जीएसटी इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। आई हैव अ स्लाइटली डिफरेंट व्यू। मेरा ख्याल से जीएसटी तो होने वाला है क्योंकि मोस्ट स्टेट्स आर ऑन बोर्ड ऑलरेडी। It is a question of the opposition and the ruling party getting together. This is politics. I do believe if the two talk to each other, this will be resolved because सबको समझ में आता है कि GST is good for the state. So I do believe that GST होगा. I can't say when, but I would say in the foreseeable future GST जरूर होना चाहिए। हालांकि मैंने ये नहीं कहा था कि नहीं होगा, मैंने कहा था आप लोगों की बातें सुनकर लग रहा है कि उस फैक्टर को डिस्काउंट कर दिया है, नहीं भी हो तब भी दूसरी चीजें हो सकती है। जी या उसमें आपका जो मुद्दा था कि जीएसटी, और मैं सभी से सहमत हूँ कि जीएसटी होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि किसी का इसके एक पर से कोई उससे अपवाद है। और वो है कि विंटर सेशन मेरे हिसाब से काफी वॉश आउट होने वाला है बिहार के चलते हुए, तो उसमें जीएसटी का पास होना बहुत मुश्किल है। तो फिर हम नेक्स्ट पर चले गए बजट वाले सेशन के अंदर, जो फरवरी से चालू होकर मई तक चलता है, उसमें शायद उम्मीद की जा सकती है कि जीएसटी पास हो। तो 1 अप्रैल 2016 से लागू होगा, थोड़ा सा उसमें मुझे कठिनाई सरकार की लगती है। पर एक विषय और है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम काफी बार चर्चा कर चुके हैं और एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सरकार बहुत काम कर रही है, पर जो छोटे छोटे कदम जो उठाने चाहिए, जो काम हो सकते हैं, वो बजट की वेट किए बिना हो सकते हैं। हम 28 फरवरी के ऊपर सारी उम्मीदें लगा के, पूरी इंडस्ट्री और सब लगा के बैठते हैं, वो आपके चैनल पे सारे चोर ले आएंगे, सब 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर, और फिर वही जाके 3 महीने बाद सारे क्रिटिसिज्म होती है। इस बार का बजट बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, और तब तक उसका शैडो शायद थोड़ा हट गया होगा, लेकिन और भी नजदीकी से देखा जाएगा कि हेल्थ, एजुकेशन सेक्टर्स पर क्या स्पेंड्स बढ़ाई जाती है, किस तरह से पूरी कहानी को बदलने की कोशिश की जाती है। मैं एक चीज जो आपके चैनल पे कहना चाहूंगा इस वक्त पे, कि बिहार के इलेक्शन से जो एक सीख मिलती है बीजेपी को, तो जो एक बजट के जो एक्सरसाइज है जो इस बार इन्होंने काफी जल्दी चालू की है, मेरे हिसाब से उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए कि दोनों काम होना चाहिए। इंक्लूसिव ग्रोथ इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, और उसके चलते हुए बजट एक मेरे हिसाब से एक मौका मिलेगा इस सरकार को कि जो एक बिहार, दिल्ली जो हारे हैं उसके सामने एक नई चीज लाए और उस पूरी कहानी को पीछे छोड़ दे। चलिए, बजट अगला मौका है, अगली परीक्षा कह सकते हैं इस सरकार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे इस खास पैनल में जुड़ने के लिए। नमस्कार।